नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज दिनांक 19 दिसंबर 2020 को आयोजित हुई परीक्षा फायरमैन एवं जेल वार्डर परीक्षा के द्वितीय शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है, उसके अंतर्गत आने वाली हिंदी के प्रश्नों के उत्तरों को हम यहाँ देखेंगे। और सबसे पहले और सभी सबसे सटीक उत्तर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। ठीक है, और हिंदी का अगर आप प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 से लेकर आपको चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो माने बाजार से खरीदे। देखो, खरीदे सबसे पहले दो बातें समझिए। पहली बात तो ये पुल्लिंग है और दूसरी बात बहुवचन में है। तो हमको ऐसा शब्द देखना है जो पुल्लिंग भी हो और बहुवचन भी हो। तो देखिए, जलेबियां स्त्रीलिंग है, साड़ियां स्त्रीलिंग है, एक छाता पुल्लिंग है लेकिन बहुवचन नहीं है। तो अब बचा क्या ऑप्शन? आपका डी बचा। वैसे तो इस प्रश्न में कोई भी ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए था, लेकिन पहले का हमको यहाँ डी मानना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा गया है कि दिए गए पर्यायवाची शब्दों में वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? ध्वज है। तो आपका दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। देखिए, विशेषण की बात करी जाए तो समुदायवाचक विशेषण नहीं होता, समुदाय संख्यावाचक विशेषण होता है। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही ये सभी चीजें आती हैं। तो समुदाय का बोध कराने वाला जो शब्द है वो है चारों। तो तीसरे का जो आपका ऑप्शन सही होगा वो है डी। ठीक है, चलिए तीसरे के बाद आते हैं हम चौथे पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो सही शब्द क्या है वो देखते हैं। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ नहीं धर कर बैठते। तो सीधी सी बात है, इसका जो आपका ऑप्शन है चौथे का सी सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ आते हैं। पांचवा प्रश्न है त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शला का सम्मान कब प्रदान किया गया? तो 89 और 90 में, अर्थात सन 1989 और 90 में प्रदान किया गया। तो ये के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। ये मैंने कई बार देखी, वैसे तो बहुत कुछ मैंने पढ़ाया है क्लास में। ये मुख्य रूप से मैंने आपसे बहुवचन बताया था कि कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन रहते हैं। तो उनमें से एक शब्द है समाचार। समाचार मिला नहीं होता, समाचार मिले होता है। ठीक है, तो आपका जो छठा है इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ आते हैं। सातवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सातवें का जो सही उत्तर है वो है 2005 में। चलिए इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा गया है कि माँ की बहन संबंधी है। तो बच्चे बच्चे ने लगा दिया होगा कि माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ आते हैं। हिंदी निदेशालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1960 में हुई। 1 मार्च 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न संख्या 10। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? देखिए, संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक होता है निरंतरता बोधक। निरंतर अर्थात जो काम लगातार चलता दिखाई दे जिस क्रिया से। तो यहाँ पर होता बरसता रहता है या बरसता रहा, पानी बरसता रहा। तो आपका ये जो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, 10वें का सी। चलिए 11वें पे आते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द का समास विग्रह है? माल के लिए गोदाम होता है। तो ये ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है आपको? सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो 11वें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न लोकोक्तियों से संबंधित है, जिसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको एक ऑप्शन मिला लीजिए, उससे हो सकता है सही हो जाए। देखते हैं। पंचों का कहा सिर माथे, पंचों का कहा सिर माथे तो फैसला मानना। ठीक है, सीधी सी बात है। पहले का एक इसमें दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हमको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चलिए आपके 12वें प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं। जिसके द्वारा करता कोई कार्य करता है, अर्थात साधन। करण कारक को साधन कहा जाता है, अर्थात जिसकी सहायता से क्रिया होती है उसको करण कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया होती है वो संप्रदान कारक होता है, और कर्ता का जो कार्य होता है उसको कर्म कारक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन इसका बी सही है, 13वें का बी ऑप्शन। चलिए 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वां प्रश्न है, नंददास इसमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो नंददास की अगर बात करी जाए तो उनकी जो फेमस किताब थी वो थी रसमंजरी। ठीक है, नंददास जी की बात करी जाए तो ये तुलसीदास जी के भाई थे, चचेरे भाई थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 15वां। अरे क्या हुआ ये, हाँ चलिए 15वां। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद है? तो देखो, कोई के बारे में बात करी जाए तो ये सर्वनाम होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत आसान प्रश्न है आपका। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। देखिए, चारों वाक्य दिए हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो, गोला जो शब्द है, गोला, अगर गोला शब्द के साथ में आप विभक्ति लगाओगे तो इसका बनेगा बहुवचन गोलों। क्या बनेगा? गोलों से। ठीक है। और यदि ऐसे ही आप इसका गोला का बनाओगे तो बनेगा गोले। ठीक है। अब सीधी सी बात, क्या गोला के साथ में विभक्ति लग रही है? लग रही है। कहां लग रही है? ये लग रही है, क्योंकि इन दोनों वाक्यों को इस समुच्चयबोधक अव्यय ने जोड़ रखा है, तो इन दोनों को एक ही विभक्ति ने पकड़ रखा है। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 16वें का बी। दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। चलिए 17वें की बात करते हैं। 17वां है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? गिलहरी आई, कोयल बोली, मक्खी ने, मक्खी उड़ रही थी। तो सीधी सी बात है, 17वें का आपका सी सही हो जाएगा, पुल्लिंग पूछा है तो। चलिए 18वां प्रश्न है आपका। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए वो समझिए। कहाँ निकल गया प्रश्न, ऊपर चला गया। हाँ जी, क्यों आना चाहिए? क्योंकि हिंदी में सबसे पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। ठीक है। और चिदम्बरा पर मिला था, और 1968 में सबसे पहले हिंदी में मिला था। तो याद रखिएगा, 18वें का जो ऑप्शन है सी सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक जो गुण की विशेषता बताए, किसी भी संज्ञा की गुण बताए। तो बात कैसी थी? सच्ची थी, ये भी एक गुण है। आंखें कैसी हैं? गोली, ये भी एक गुण है। रंग कैसा है? गुलाबी, ये भी गुण है। लेकिन अनाज कितना है? वो मनो है। तो सीधी सी बात है, आपका जो ऑप्शन है वी 19 में का सही हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20वां प्रश्न है, नरोत्तम दास जी की रचना कौन सी है? ठीक है, कौन सी जो पूछी है, तो सीधी सी बात है, इनकी रचना है 20वां ए अर्थात सुदामा चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। तो वह देर में सोकर उठता है, वह देर में नहीं होगा। वह देर के साथ ये भी नहीं होगा। वह देर को सोकर उठता है, नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा। तो 21 में का आपका जो ऑप्शन है वो सी सही है। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनावश्यक परसर्गों को हटा दीजिए, परसर्ग अर्थात विभक्तियों को हटा दीजिए। तो देखिए, पर हट जाएगा और को हट जाएगा, तो बनेगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। तो ये ऑप्शन आपको बी में दिखाई देगा। तो 22 में का बी सही हो जाएगा। चलिए 23वां क्वेश्चन, ये भी हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो सैयद ईशा अल्लाह खां है, और इसको हिंदी की पहली कहानी भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं रस भरा। रस भरा का सामासिक पद अर्थात समस्त पद बताना है हमको। क्या बताना है? समस्त पद हमको बताना है। तो इसका जो समस्त पद होगा वो होगा रस भरा। 24 में का डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए 25वें प्रश्न पर आते हैं। 25वां प्रश्न क्या दिया है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? नमक खाया, भात खाया, पनीर खाया, क्या खाई? लौंग खाई। तो सीधी सी बात है, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय। देखिए, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को एक नाम से और जानते हैं, वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय नाम है, तो सीधी सी बात है, इसका ऑप्शन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 में का डी वल्लभाचार्य। चलिए 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। देखिए, जब मैं क्लास में राजभाषा मैंने पढ़ाया था तो याद करिए, मैंने एक बात बताई थी बच्चों को, स्टूडेंटों को, कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक तो राजभाषा से संबंधित अनुबंध है, लेकिन दो अनुच्छेद और याद रखने को कहा था। एक करा था मैंने 120 जिसमें संसद की भाषा का उपबंध है, और एक बताया था 210 जिसमें विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको 27 में का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28वें प्रश्न पर आते हैं। अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर देखिए दूंगा और दो बातें आपको जरूर बताऊंगा। अकर्मक क्रिया अर्थात वे क्रियाएं जिसे करने के लिए मैं कर्म की आवश्यकता ना हो, अर्थात अगर कर्म ना दिया हो तो वाक्य पूर्ण ना हो। चलिए, मैं पाता हूं, उसने पीटा,
उसने खाई। अगर इन तीनों वाक्यों को आप ध्यान से देखोगे तो तीनों ही वाक्य कहीं ना कहीं आपको अपूर्ण दिखाई देंगे। कैसे? कि मैं पाता हूं, भाई कुछ ना कुछ तो पाता होगा, वो इसमें दिया नहीं है तो ये वाक्य पूर्ण नहीं है। क्या पाते हो? तनख्वाह पाता हूं। ठीक। उसने पीटा, अब ये वाक्य भी पूर्ण नहीं दिखाई दे रहा। भाई पीटा, लेकिन किसको पीटा? वो नहीं दिया, इसलिए ये वाक्य भी अपूर्ण दिखाई दे रहा है। उसने खाई, अब भाई कुछ ना कुछ तो खाई होगी, कसम खाई, मिठाई खाई, टिक्की खाई, तो ये वाक्य भी आपका अपूर्ण है। और अपूर्ण है क्यों? क्योंकि कर्म नहीं दिया, और कर्म देते ही ये क्या हो जाएंगी? सकर्मक। अभी भी इनको हम सकर्मक क्रिया ही बोलेंगे। तो आपका बचा कौन सा? ऑप्शन ए। अब मैं आपको एक बात दूसरी जो है वो बताता हूं। आप YouTube पर जाइए, बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिलेंगे, हिंदी पढ़ाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, और बहुत बड़े बड़े मिलेंगे जिनके 2-2 मिलियन तक फॉलोअर हैं। लेकिन हिंदी का आज तक उन्होंने कोई भी पेपर का या आंसर की नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि उनके पढ़ाने में ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को सही से नहीं पढ़ाते। उनके अनुसार अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म ना दिया हो। सकर्मक क्रिया क्या वो होती है? जिसमें कर्म दिया हो। तो उनके अनुसार ये चारों ही अकर्मक क्रिया हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो आपका नुकसान कर सकें। अगर आप उनके अनुसार अगर बैठे होगे तो आप गारंटी से इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे कि ये कंफ्यूज हुआ है बच्चा, उसने पीटा लगा दिया है। ठीक है। मैंने अभी अकर्मक सकर्मक पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, जल्दी आपको मिलेगा मेरे ही चैनल पर हिंदी के अकर्मक सकर्मक क्रिया का एकदम सटीक और प्रमाणित। ठीक है। मैं कुछ भी पढ़ाता हूं तो प्रमाण सहित पढ़ाता हूं, प्रमाण भी दूंगा हर चीज का। ठीक है। चलिए, 28वें का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 29वें की बात करते हैं। अब 29वां प्रश्न क्या है आपका? फिर से देखिए, लोकोक्ति आपके सामने हाजिर है एक बार और। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मैंने बताया था, एक पकड़ लीजिए। गंगा गए गंगा दास, जमुना गई जमुना दास। चलो मान के चलते हो ये आपको नहीं पता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो सीधी सी बात है कि अपनी असफलता पर खींचना। तो दूसरे का ए ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो ये रहे, दो जगह है। चलो अभी इसको रखते हैं। का बरसा जब कृषि सुखाने, तो तीसरे का डी ऑप्शन सही हो रहा है। कैसे? समय के बाद सहायता मिलने से कोई फायदा नहीं। तो तीसरे का डी कहाँ है? तीसरे का डी देखिए आपको ऑप्शन में सी में दिखाई देगा। तो 29वें का आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। 30वें प्रश्न में 30 से लेकर 34 तक आपका दिया गया अनुच्छेद, इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। तो मैं तो अब इसमें यहाँ पढ़ूंगा नहीं, मैं पढ़ चुका हूं। अब इसके सीधे सीधे हम उत्तर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कल्पना और मानवीयकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? तो 30वें का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। 31वां है, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? पाणिनि जी से प्रारंभ होती है। आपके इस अनुच्छेद की पहली लाइन में दिया हुआ है। चलिए इसके बाद 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ और ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त करते हैं? तो 32वें का आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ब्रुगमैन वो मानते हैं। ठीक है। चलिए 32 के बाद आते हैं 33वें प्रश्न में। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो वो 33वें का जो आपका ऑप्शन है वो डी है, ब्लूमफील्ड। ठीक है। चलिए 33वें के बाद आते हैं 34वें प्रश्न पर। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? देखिए कुछ भी हो आधार, लेकिन हमें इसी अनुच्छेद से उत्तर देना। अनुच्छेद में क्या दिया गया है ये देखिए यहाँ दे रखा है। संस्कृत व्याकरण लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए उसमें सबसे ऊपर रखा गया अर्थ को। तो आपका ये ऑप्शन अर्थ ही सही होगा। ठीक है। हमें अनुच्छेद से उत्तर देना होता है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35वें को देखते हैं। 35वां दिया हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है। देखिए ये जिस व्यक्ति ने प्रश्न का उत्तर दिया है 50,000, उसके अनुसार हिंदी की वैल्यू नहीं है और हिंदी के कवियों की भी वैल्यू नहीं है। आजकल 50,000 की क्या वैल्यू है भाई? तो यहाँ पर आप देखिए, हिंदी अकादमी की अगर कोई पुरस्कार मिल रहा है तो भाई सीधी सी बात है कि 5 लाख तो कम से कम होगा ही। तो 35वें का आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है, 5 लाख रुपए। ठीक है। 36वें प्रश्न पर आते हैं। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, ये तो परिभाषा आपकी किसकी है? अतिशयोक्ति अलंकार की। तो अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ा चढ़ाकर बात कहना। ठीक है। चलिए 37, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनोज होता है, अनंग होता है, मनमत होता है, निलय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि निलय घर का पर्यायवाची है। किसका? घर का पर्यायवाची है। किसका? घर। तो आपका जो ऑप्शन है 37वें का डी सही हो जाएगा। तो यहां तक तो थे आपके इन प्रश्नों के हल की बात। तो ये सबसे सटीक और सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं। इससे पहले मैंने एक अभी इसी को बना चुका हूं, लेकिन उसमें मेरी आवाज नहीं रिकॉर्ड हो पाई, इस वजह से मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं। ठीक है। चलिए मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगा अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको अगर हिंदी व्याकरण अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रमाणित रूप से पढ़ना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। नमस्कार।